नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, कॉस्ट एस्टिमेशन के आपके लिए एक सीरीज़ लेके आया हूँ मैं, जो कि आप जब 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिर आपके पास जो भी मैनेजर्स होते हैं या सुपीरियर्स होते हैं वो फिर काम के मामले में ज़्यादा बात नहीं करते, बात होती है केवल कॉस्टिंग को लेके कि कितनी कॉस्ट आपने मोबिलाइज की है और कितना प्रॉफिट दे रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है और कितने आप कॉस्ट को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। टेक्नो कॉमर्शियल का एक पार्ट है दोस्तों, जो कि जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं इनको ज़रूर सीखना चाहिए और इम्प्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी पड़ता है जब आप एक मैनेजर लेवल पे पहुंच जाते हैं लास्टली तब। तो अब बात क्या आती है कि आपको कैसे कंट्रोल करना है, क्यों कंट्रोल करना है, ये मैं बताने वाला हूं आपको। यहां दिख रहा है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेशन, मेन कॉस्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है, इंसिडेंटल कॉस्ट होते हैं। अब प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं दोस्तों, डिटेल से वहां बताया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब आते हैं मेन कॉस्ट में दोस्तों। मेन कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में बैंक गारंटी, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें होती हैं। अब डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में आपको जरूर बता दिया गया था दोस्तों, ये आप फॉलो कर सकते हैं लास्ट वीडियो को। अब आते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट पे। अब यहां देख सकते हैं दोस्तों कि कॉस्ट एस्टिमेशन में मेन कॉस्ट थी, मेन कॉस्ट में इनडायरेक्ट कॉस्ट पे अब ये चर्चा चलेगी, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या होता है दोस्तों कि इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो आपके प्रोजेक्ट के लिए जो बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी प्रायोरिटी बेसिस पे जो मटेरियल हैं उनको छोड़ के बाकी जो कॉस्ट होगी ना, वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, जिसको कि आप अदर तरीके से, जैसे ऑफिस बनाना हुआ, ये सेटअप करना हुआ, इस तरह से इनडायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट भी दो तरीके की होती है। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, जो आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाएंगे तो इतना आपको ये कॉस्ट यह कंसीडर करना ही करना है। फिर आती है रनिंग कॉस्ट। ये रनिंग कॉस्ट में थोड़ा फेरबदल आप कर सकते हैं दोस्तों, बट फिक्स्ड कॉस्ट में आप बिल्कुल फेरबदल नहीं कर सकते हैं। अब फिक्स्ड कॉस्ट में देखिए कैसे आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आता है कि जैसे इनिशियल साइट स्टेबलाइजेशन होगा, कॉस्ट लाइक ऑफिसेस आप बनाएंगे, क्यूए क्यूसी लैब बनाएंगे, सीमेंट गोडाउन्स बनते हैं, वर्कशॉप्स बनते हैं, स्टोर बनता है, लेबर हंट्स बनते हैं। बहुत सारी ऐसी कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी हैं दोस्तों जो कि वर्कर के रहने के लिए प्रॉपर उनको हंट्स बनाती है या फिर उनके हाउस बनाती है, कॉलोनी टाइप की, और प्रिपेयर करती हैं। ये सारे फिक्स्ड कॉस्ट में आते हैं। आप जो भी ऑफिस सेटअप करेंगे या फिर कोई क्यूए क्यूसी लैब सेटअप करेंगे या फिर आपका कोई सीमेंट गोडाउन हो गया या वर्कशॉप हो गया। अब बात आती है नेक्स्ट आइटम पे कि इंस्टॉलेशन चार्जेस लाइक बोरवेल एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल फोन्स, टेलीफोन्स, फैक्स, जेरोक्स मशीन्स, ईटीसी। ये भी एक फिक्स्ड कॉस्ट का एक पार्ट है दोस्तों। जब भी आप कहीं ऑफिस में रहेगा तो निश्चित है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको करने पड़ेंगे प्रोजेक्ट के लिए। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको बिछाना पड़ता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए आपको इंस्टॉलेशन करने पड़ते हैं। कंप्यूटर एंड हार्डवेयर आजकल तो चाहिए ही चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में, कि आप किसी भी डाटा को स्टोर कर सकें। और मोबाइल फ़ोन्स और टेलीफोन्स, इतने जो भी इनिशियल नीड्स हैं, और फैक्स मशीन्स हो गए, जेरोक्स मशीन हो गई, बाकी जो ऑफिशियल सेटअप के लिए मशीनरी हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्लूड की जाएंगी और आपको कॉस्टिंग के समय ये चीज़ें ध्यान देनी। थर्ड जो बात आती है मोबिलाइजेशन लाइक ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, मोबिलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ मेन पावर्स। अब मोबिलाइजेशन के लिए एक मैं स्पेशल आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। अभी फिलहाल मोबिलाइजेशन होता क्या है कि शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए आप जितनी भी चीज़ें, रिसोर्सेज को वहाँ पे पुट करते हैं या प्रोजेक्ट में लेके आते हैं, वो मोबिलाइजेशन के तहत ही आती हैं। और ये भी जो चार्जेज होता है ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है और फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। फोर्थ जो आता है अदर कॉस्ट लाइक एरिया फेंसिंग हो गया, लैब इक्विपमेंट्स हो गए, ऑफिस फर्नीचर हो गया, लाइटनिंग हो गई, फर्नीचर हो गए, यूटेंसिल्स एट स्टाफ मेस हो गया। मीन्स स्टाफ मेस भी कोई कोई कंपनी एजेंसी रखती है और स्टाफ मेस में जो भी सुविधा प्रोवाइड की जानी है उनको इंक्लूड किया जाता है। ऑफिस के जो फर्नीचर्स होंगे, लैब इक्विपमेंट्स होंगे,
क्योंकि ये सब वेरिज हैं इसलिए थोड़ा सा अलग रखा गया है दोस्तों, लेकिन ये भी फिक्स्ड कॉस्ट में आते हैं और आपको कॉस्टिंग के समय ये जरूर ध्यान देना। अब बात आते हैं रनिंग कॉस्ट पे। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है कि एक बार आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो कुछ सालों तक के लिए चलता है, बट रनिंग कॉस्ट में क्या होता है कि इसमें फेरबदल होती रहती है। जैसे साइट ओवरहेड कंसीडर करिए। अब साइट ओवरहेड क्या है दोस्तों, कि मान लीजिए आपके पास कोई 10 वर्कर थे या 10 स्टाफ थे और काम करते करते आपकी ऐसी सिचुएशन आई कि आप केवल 8 स्टाफ को ही इंगेज कर सकते हैं अपनी साइट पे। मीन्स आपके लिए 2 जो आइडल जाते हैं वो ओवरहेड में कंक्लूड किया जाता है, चाहे मशीनरी हो चाहे मैन पावर हो। ये सारी चीज़ें जो साइट ओवरहेड के लिए हैं वो रनिंग कॉस्ट में इंक्लूड होंगी। फिर प्रोजेक्ट स्टाफ सैलरी आती है, जो प्रोजेक्ट के स्टाफ जितने भी हैं आपके, उनकी जो सैलरी होगी वो रनिंग कॉस्ट में ली जाती है। अब रनिंग कॉस्ट में क्यों ली जाती है, इसके भी फेरबदल हैं कि जैसे प्रोजेक्ट स्टाफ सैलरी जो है ये घटती बढ़ती रहती है। कभी हो सकता है आपकी साइट पे 100 स्टाफ हों और ज़रूरत पड़े तो आप या तो 110 कर लें या फिर ज़रूरत ना पड़े तो आप 90 की कर लें। तो ये सारे जो हैं इसलिए रनिंग कॉस्ट में किए जाते हैं कि इनका फेरबदल होता रहता है। फिर जो बेनिफिट्स आते हैं आपकी साइट से वो भी रनिंग कॉस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। रनिंग कॉस्ट में इसलिए कि बेनिफिट्स कभी हो सकता है आपके पास 10% हो, कभी किसी मंथ में 8% की प्रॉफिट हो, तो ये फेरबदल की वजह से रनिंग कॉस्ट। कन्वेनियंस में जैसे आपने देखा होगा कि जो भी एजेंसीज होती हैं वो व्हीकल रखती हैं स्टाफ को ले जाने के लिए, ले आने के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रनिंग कॉस्ट में इंक्लूड की जाती हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गए, टी स्नैक्स इंटरटेनमेंट, जैसे बहुत जगह पे होता है खेल कूद के सामान भी खरीदे जाते हैं स्टाफ एंटरटेनमेंट के लिए, उनके लिए चाय या फिर स्नैक्स की व्यवस्था होती है यदि वो ऑफिस में होते हैं, तो ये भी एक्सपेंसेस रनिंग कॉस्ट में आते हैं क्योंकि इनमें भी उतार चढ़ाव होता रहता है। अब आता है पोस्टेज, इंटरनेट, टेलीफोन, फैक्स, जेरोक्स, वॉच एंड वर्ड्स, फर्स्ट ऐड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। फर्स्ट ऐड भी जैसे जब आपके पास एक्सीडेंट होगा या कोई इंजरी होगी तभी आप फर्स्ट ऐड करेंगे, इसलिए ये भी कॉस्ट वेरीज होती रहती है। इंटरनेट सेवा भी वेरीज होती रहती है, किसी मंथ में आपको ज़्यादा कंज्यूम होता है, एक इनिशियल लिमिट जो होती है उससे मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी फैक्स, जेरोक्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एज पर यूजेज के ऊपर वेरीज होती हैं, इसलिए इनको रनिंग कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। फिर आते हैं लैंड लीज, हायर चार्जेज। अब मान लीजिए कि कभी आप ऑफिस अपना सेटअप करने जाते हैं, आपकी एजेंसी जाती है कहीं ऑफिस सेट करती है, लैंड ना मिलने पे लैंड को लीज पे लिया जाता है या रेंट पे लिया जाता है, वो भी रनिंग कॉस्ट के अंतर्गत आता है क्योंकि वो वेरीज होते रहते हैं। अब आती है जो कॉर्पोरेट ओवरहेड्स की बात करते हैं। अब कॉर्पोरेट ओवरहेड्स में आपको लमसम बताता हूं दोस्तों कि जैसे आपकी साइट पे मान लेते हैं 100 स्टाफ हैं, तो आप 100 स्टाफ के लिए भी एक ऊपर कंट्रोलिंग के लिए बैठे होते हैं। जैसे साइट मैनेजर के भी ऊपर कोई हेड ऑफिस होता है, तो हेड ऑफिस या जिसको आप कॉर्पोरेट कह सकते हैं, उनके भी जो स्टाफ होंगे या प्रोजेक्ट के देख रेख में लगे होंगे, मॉनिटरिंग करने में लगे होंगे, तो उनकी भी जो एक्सपेंसेस है, मीन्स जो सैलरी है, वो भी रनिंग कॉस्ट में इंक्लूड की जाएगी। अब फिक्स्ड वर्कर्स फॉर मिसलेनियस वर्क, जैसा कि एक मैंने आपको बताया था कल की लेबर चार्जेस में कैसे इंक्लूड करते हैं कॉस्ट को, तो मिसलेनियस वर्क के लिए आपने यदि कोई रखा हो फिक्स्ड वर्कर, उसकी भी रनिंग कॉस्ट में आती है, क्योंकि ये समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से इनको वेरीज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में 5 वर्कर की ज़रूरत हो, तो हो सकता है एंड में 3 वर्कर की ज़रूरत हो, इसलिए ये वेरीज होता है, रनिंग कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। फिर स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग के जितने भी मटेरियल्स हैं ये एज पर यूजेज वेरीज होते रहते हैं। जैसे यदि आप फुल रनिंग पे है प्रोजेक्ट तो उसमें ज़्यादा यूज होगा, और जब लास्ट चली जाती है तो थोड़ा कम यूटिलाइजेशन होता है, इसलिए इनको रनिंग कॉस्ट में रखा जाता है। अब है इंडेंटल एक्सपेंसेस। इंडेंटल मीन्स होता क्या है कि किसी चीज़ को इंडेंट करना मीन्स मंगाना, तो ये सारी चीज़ें एज पर यूजेज के ऊपर हैं कि आपकी साइट की क्या रिक्वायरमेंट है, इसलिए इनको भी रनिंग कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। फिर आता है हायर चार्जेज एंड पोटेंशियल चार्जेस फॉर इनडायरेक्ट प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। अब जो भी आपने एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स ले रखे हैं, जैसे आपकी जो ऑन मशीनरी हैं उनको छोड़ते हुए उनके जो भी हायर चार्जेस होंगे, आप लोकल से उनको लेते हैं, ये सारी कॉस्ट भी रनिंग कॉस्ट में इंक्लूड की जाती है। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी सारी कॉस्ट के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है,
और कौन कौन सी चीज़ें आपके कॉस्ट में आती हैं, और इन्हीं सब को लेते हुए एक प्रोजेक्ट कॉस्ट डिसाइड किया जाता है और आपके प्रॉफिट या फिर बाकी सारी चीज़ें जो हैं टेंडरिंग के समय बहुत काम आती हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट में बनेगा दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के बारे में बताऊंगा और कैसे करते हैं, कैसे इंक्लूड करते हैं, कैसे उसको काउंट करते हैं, ये भी सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो मुझे विदा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।